हजारों साल से, सैकड़ों साल से। इस लालसा विटप मधुर झाई का क्या मतलब है, इसको नहीं जानेंगे तो फिर समझ, इसकी महत्ता को समझ नहीं पाएंगे। भारत में हजारों सैकड़ों साल से दो तरह के लोग रहे हैं। एक तरह के लोग तो ये रहे हैं जिनकी बहुत सारी इच्छाएं रही हैं। एक नहीं सैकड़ों रानियां रखना, एक महल नहीं सैकड़ों महल रखना, एक राज्य नहीं सैकड़ों राज्यों पर कब्जा करना। इच्छाओं का अंत नहीं रहा है, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं। इसे कहते हैं स्वेच्छाचारिता। जो इच्छा हो गई वो चाहिए। रावण को इच्छा हो गई सीता, सीता चाहिए। अच्छा है गलत है कुछ नहीं। इच्छा अनियंत्रित इच्छा है, तो कहते अनकंट्रोल्ड इच्छा। अब तो आज की दुनिया में क्या है, आज की दुनिया में जो उस जमाने की अनकंट्रोल्ड इच्छा है वो आज आर्टिफिशियल इच्छा में बदल गई है। आर्टिफिशियल डिजायर। बाजार में कोई माल आया नहीं, बस वो हमारी इच्छा हो गई कि बोलो हमारी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो माल आ गया है, नया प्रोडक्ट, नया डिजाइन, नया पैक, नई स्टाइल, वो चाहिए हमको। और अगर हमारे पास नहीं है और बगल वाले पड़ोसी के पास में है तो बड़ी ईर्ष्या होती है, हमारे पास नहीं है उसके पास है। तो ये अनियंत्रित या आज की भाषा में कहें आर्टिफिशियल डिजायर, अंत नहीं है इसका। और भारत के हजारों वर्षों की परंपरा में एक दूसरी चीज रही है क्या, किसको इच्छा ही नहीं है सन्यास, वैराग्य, अकेले चले गए वन में जंगल में सन्यासी। एक तरफ वैराग्य है, सन्यास है, और दूसरी तरफ अनंत इच्छाएं हैं, छायावादी काव्य, स्वेच्छाचारिता, अनियंत्रित इच्छाओं, कृत्रिम इच्छाओं एक तरफ, वैराग्य, सन्यास, इच्छाहीनता दूसरी तरफ। इन दोनों के समानांतर इच्छाओं का एक उदात्त संसार लेकर के आता है। समझ रहे हैं इस बात को ठीक से? पैरेलली उदात्त संसार, इच्छाओं का एक उदात्त संसार, इच्छाओं का एक ऐसा संसार जहां जियो और जीनो दे की बात है, जियो और जीने दो। खुद भी उपभोग करो, दूसरे को भी भोग करने दो। तेन तख्तेन भुंजिता उपनिषद में कहा गया है ना, भोग करो भी तो त्याग के साथ। तो ये छायावाद, इसलिए इस लाइन को आप सुनिए, अब कैसा लगता है ये लाइन, कैसी लगती है लाइन कि प्रेम की पवित्र परछाई में लालसा विटप मधुर झाई में। अब लालसा कैसी होनी चाहिए, लालसा का वृक्ष कैसा होना चाहिए, जो मधुर हो, उसकी छाया में, मधुर इच्छाओं की छाया में। इच्छाएं कब मधुर होंगी, जब वो उदात्त हो उठेंगे तब मधुर हो जाएंगे। ये एक केंद्रीय भाव है जो पूरे छायावाद में है। अब मैं आपको फटाफट 2020 के मैच की तरह से, क्योंकि समय कम है, मैं कुछ आंसू के माध्यम से, आंसू की कविताओं के माध्यम से मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूं कि कैसे वे अपने भाव चेतना का, अपनी सौंदर्य चेतना का, अपने प्रेम का कैसे विकास करते हैं। क्योंकि प्रेम सबसे पहला जो काम करता है, पागल रे वह मिलता है कब उसको, तो बोलो, प्रेम के बारे में कहा गया है, पागल रे वह मिलता है कब उसको तो देते ही है सब देने लगेंगे तो मिलने भी लगेगा। तो अब ये आंसू से अब हम बेसिक टेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि बहुत कम अवधि में हमको बहुत सारी चीजें समेटनी है। तो बेसिक टेक्स्ट में आते हैं। तो देखिए आप, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। अब इस आंसू की ये पहला मुक्तक है। इस पहले मुक्त में आप क्या पाते हैं, एक प्रश्न चिन्ह पाते हैं ना, ये वेदना क्यों गरज रही है। आप बताइए कि कवि कुछ कह रहा है या कुछ पूछ रहा है।
क्या लगता है आपको? फिर से पढ़ो ना, आप सुना है आपने ध्यान से? इसमें कवि कुछ पूछ रहा है या कुछ कह रहा है? पूछ रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है ना। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी किसी कविता में कोई प्रश्न नहीं किया। प्रसाद प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न करना किस चीज का चिन्ह है? आपके मन में प्रश्न पैदा होता है या नहीं होता है? होता है। तो किस चीज का चिन्ह है प्रश्न करना? तो आप जान लीजिए कि आधुनिकता का पहला और अंतिम चिन्ह, अगर कोई कहे कि आधुनिकता का पहला चिन्ह क्या है बताइए, मॉडर्निटी का पहला चिन्ह क्या है? प्रश्न करना। अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप आधुनिक हैं, और आपके मन में प्रश्न नहीं है तो चाहे आप जितने शॉर्ट्स पहन लीजिए, छोटे से छोटे कपड़े पहन लीजिए, पर आप आधुनिक नहीं हैं, मॉडर्न नहीं है। बाहर से आधुनिक है, भीतर से कूपमंडूक है। ये प्रश्न करना आधुनिकता का चिन्ह है। तो आंसू की पहले ही बहुत जगहों पर प्रश्न किए हैं। ये प्रश्नशीलता ध्यान में रखिएगा कि आधुनिकता का एक प्रधान चिन्ह है प्रश्न करना। अब आगे देखिए, आती है लौट क्षितिज से, आती है लौट क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बल खाती सी, पगली सी देती फेरी। आती है लौट क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, मेरी जो प्रतिध्वनि, मेरी आवाज क्षितिज से लौट करके आ जाती है, और वो आवाज इठलाती, टकराती, बल खाती, पगली सी देती फेरी। ये क्या है इसमें? ये कि हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। ये किस चीज का चिन्ह है? कि कभी अपने को अकेला महसूस कर रहा है। लग रहा है कि नहीं? मेरी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। जो नहीं सुनेगा तो फिर क्या आप अकेला महसूस करेंगे? इसी तरह से और भी कहा गया है कि शीतल ज्वाला जलती है, और अब दुख हो रहा है, दुख होगा। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दिग्जल का, यह व्यर्थ सांस चल चलकर करती है काम अनिल का। शीतल ज्वाला जलती है मतलब शीतल ज्वाला देख लीजिए कि छायावादी कवि की उस समय के दौर तक एक खूबी ये भी थी कि ज्वाला कभी शीतल होती है क्या? जरा छू के देखिए, जरा माचिस जलाइए और जरा आग में गैस पे जरा उंगली डाल के देखिए कितना शीतल है। शीतल ज्वाला क्यों कह रहे हैं? वो जो युग था छायावाद का युग, हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है कि छायावाद का युग सामंजस्य का युग है। आप प्रसाद के पूरे काव्य में दोपहर का वर्णन नहीं पाएंगे, रात का वर्णन नहीं पाएंगे। एक कविता में रात नहीं है, एक कविता में भी दोपहर नहीं है। क्या है बताइए कोई? क्या है बताओ? हाँ सुबह, वेरी गुड, सुबह है, भोर है। और क्या है? ये संध्या सुंदरी आसमान से उतर रही है पटी से, क्या है? संध्या है। क्यों है? क्योंकि उषा का समय, भोर का समय एक ऐसा समय होता है जहां रात खत्म हो रही होती है और दिन शुरू हो रहा होता है, एक सामंजस्य का समय होता है। इसी तरह संध्या का समय भी ऐसा ही होता है कि जब दिन खत्म हो रहा होता है और रात शुरू हो रही है, तो सामान्य इसलिए शीतल ज्वाला जलती है। तो दुख के बारे में अपने बता रहे हैं। उसके बाद आप देखिए तो ये जो दुख होता है, बेसुध जो अपने सुख से जिनकी है सुप्त व्यथाएं, अवकाश भला किनको है सुनने को करुण कथाएं। फिर से सुनिए इस कविता को।
बेसुध जो अपने सुख से, मतलब अपने सुख से जो क्या है, बेसुध है। अपने सुख से कौन बेसुध होता है? कितना बड़ा यथार्थ है, देखिए। बेसुध है अपने सुख से। कौन होता है अपने सुख से बेसुध? जो असामाजिक होता है। संसार कैसा है? अपने सुख में बेसुध है, अपने सुख में डूबा हुआ है, दुनिया की चिंता नहीं है उसको। जिनकी हैं सुप्त कथाएं और उनके भीतर जो चेतना है वो सोई हुई है। अवकाश भला है किनको सुनने को, उनको पास समय नहीं है, अवकाश नहीं है, टाइम नहीं है। साहब के पास टाइम नहीं है, बोलते हैं साहब, बोलते हैं साहब के पास, आपका बात सुनने का टाइम नहीं है। बेसुध है अपने सुख से। तो ऐसे अपने समय को भी प्रसाद यहाँ बताते हैं, कैसा जमाना है, कैसे जमाने में पूरे जमाने को लेकर के दुखी हैं वो। उसके बाद जो कहते हैं कि एक और ध्यान दीजिए कि प्रसाद के इस आंसू में ही ये पता चल जाता है कि स्मृति का जब दुख होता है आदमी को, तो फिर क्या होता है? आदमी क्या करता है? कुछ याद करता है। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सकल बरसते इन आंखों की छाया भर थे। स्मृति तो आंसू में वो फिर स्मृति आती है। दुख हुआ तो फिर स्मृति पैदा होगी, याद आएगी, कुछ अच्छी चीजों की याद आएगी कभी को। फिर दुख है तो याद आएगा। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो याद करने लायक होता है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी स्मृति होती है जो उसको आनंद देती है, सुख देती है। दुख हो तब भी कुछ न कुछ आनंद देने वाली स्मृति उसके होती है। और ये वैयक्तिक जीवन में भी होती है और राष्ट्रीय जीवन में भी होती है। भारत पराधीन था, बहुत दुखी था, लेकिन भारत के लोगों को उस समय अशोक की याद आ रही थी। भारत के लोगों को उस समय पानीपत की याद आ रही थी। भारत के लोगों को उस समय अपने बीते हुए गौरव की याद आ रही थी। कभी को भी याद आ रही है। जब वर्तमान विपन्न हो तो अतीत के गौरव चिन्ह सुकून देते हैं, शांति देते हैं। तो वह है कि आ गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में। अब ध्यान दीजिए इसको कि आ गई एक, जब बहुत दुख हो गया, बहुत कष्ट हो गया, तो क्या हुआ फिर? बस गई एक बस्ती है। किस चीज की बस्ती बसी है भाई? तो बस्ती बसी है स्मृतियों की इसी हृदय में। स्मृतियों की बस्ती आ गई है। नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। जब स्मृतियां आकर के घेर लेती हैं कवि को, स्मृतियां याद करने लगता है कवि, जब वो कुछ याद करने लगता है तब क्या हो जाता है? नक्षत्र लोक फैला है। मतलब क्या है? प्रकाश लोक। नक्षत्र जहां होते हैं प्रकाश लोक फैला। जब स्मृतियां आती हैं तो रोशनी हो जाती है, अंधेरा छट जाता है। स्मृतियां रोशनी, दुख के अंधेरे को छाटने का काम करती हैं। प्रसाद के काव्य में नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। निलय मतलब घर, नीले घर में। नीला क्यों? काला घर क्यों नहीं है? ऐसा वो चमकीला क्या कहते हैं, लाल क्यों नहीं है? बताइए, सोचिए। नक्षत्र लोक फैला है, मैंने प्रकाश का लोक फैल गया। कहाँ प्रकाश का लोक फैल गया है? तो जैसे इस नील निलय में, जैसे इस नीले घर में। घर नीला क्यों है? आसमान के कारण। आसमान नीला होता है। बहुत अच्छा कहा आपने, गहराई होती है उसमें। बहुत अच्छी बात कही कि आसमान नीला होता है, उसमें गहराई होती है। लेकिन एक और बात है, और वो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि शिव जो थे उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। उनका कंठ भी नीला था। आप प्रसाद के काव्य में दो रंग पाएंगे, अगर आप पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे तो दो कलर्स आप पाएंगे, और वह प्रचुरता से पाएंगे। दो रंग, वो कौन कौन से रंग हैं? वो एक रंग पाएंगे आप, नीला। दो रंगों से बहुत प्रेम है उनको प्रसाद, एक नीला और एक अरुण।
अरुणिमा, अरुणिया मधुमय, बोलो कविता की पंक्ति, अरुणिया मधुमय देश हमारा, अरुणिया मधुमय देश हमारा। वहां देश नीला नहीं है, अरुण नीला यह मधुमय देश हमारा नहीं कह रहे हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो नीला जो है वो वेदना का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। नीलकंठ का और प्रसाद शिव भक्त थे, मैं प्रसाद के घर में गया हूँ, उनके बेटे से मिला हूँ, हम अपने कागज में बुलाया भी था उनके बेटे को। तो वो उनके घर के अहाते में बड़ा शिव मंदिर है, बहुत बड़ा शिव मंदिर है, वो शिव के उपासक थे, शिव के भक्त। नीलकंठ वहां से लिया उन्होंने, नीलकंठ। इसीलिए इस नीले निलय में, इस नीले घर में स्मृतियां आकर के बस जाएं, ताकि कुछ सौरभ फैले, कुछ प्रकाश फैले नक्षत्र लोक की तरह से। तो ये स्मृतियों का देखिए, प्रसाद के काव्य में दो चीजें मिलेंगी बहुत महत्वपूर्ण, ये भी एक चाबी है, एक महत्वपूर्ण चाबी है। हर कविता का अर्थ खुल सकता है अगर आपके पास चाबी मिल जाए। आप कविता का अर्थ मत खोजिए, किसी से पूछिए भी मत, चाबी खोजिए, चाबी मिल जाएगी तो ताला खुल जाएगा। वो चाबी ये है कि प्रसाद के काव्य में दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एक स्मृति और एक आशा। स्मृति का संबंध किससे है? भविष्य से है ना? किससे है? भविष्य से, भविष्य से है। किससे है? बोलिए। जब आप थोड़ा कॉपरेट नहीं करेंगे तो मुझे भी कैसे उत्साह होगा बोलने का। स्मृति का संबंध भविष्य से है। यस सर, नो सर। स्मृति का संबंध अतीत से। ध्यान दीजिए, अतीत की चीजें नहीं याद आती है ना, भविष्य की चीजें याद आएंगी। अतीत का मैं जो बोल दूंगा सब सच थोड़ी बोलता हूं मैं। जो आदमी बोले मान के चलिए, हर बात सच नहीं बोलता है वो। संदेह करना सीखिए, इतना भरोसा मत कर लीजिए। स्मृति का संबंध अतीत से है और आशा का संबंध किससे है? वर्तमान से है। किससे है? बोलो जोर से, मुंह से बोलो। भविष्य से है। तो इस तरह से प्रसाद अपने काव्य में अतीत और भविष्य दोनों की चिंता करते हैं, दोनों को अपने काव्य में जगह देते हैं, स्मृति और आशा। वो निराशावादी कवि, छायावादी, कोई काव्य छायावादी कवि निराशावादी नहीं है, आशा, होप। इसमें कैसे होप है हम बताएंगे आपको। इतना दुख है, इतना कष्ट है, इतनी निराशा तो देख रहे हैं। कभी कहता है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दर में आंसू बन करके वो आज बरसने आई। इतना घनीभूत स्मृति, इतना घना 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 स्मृति में, जो वेदना में जो घनापन है वो देखिए, वो गौर करने के लिए गहरी वेदना है, गहरी वेदना। अब वो जैसे वो एक चित्र आपने देखा होगा, एक स्त्री का, वो हल्दानकर शायद मराठी चित्र पेंटर हैं। आपने एक स्त्री का चित्र देखा होगा जिसमें घूंघट डाले हुए हैं और हाथ अंचल में दीप लिया हुआ है, देखा है किसी ने? एक स्त्री का चित्र खोजिएगा, गूगल में मिल जाएगा आपको। पेंटिंग ऑफ ए वुमन विथ लैम्प, पेंटिंग ऑफ ए वुमन विथ लैम्प खोजेगा, एक चित्र वो देखिए। उस चित्र को कैसे प्रसाद ने बहुत पहले दिया है। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। तो प्रेम के बारे में, फिर वैयक्तिक प्रेम पर भी आते हैं। प्रसाद के आंसू काव्य में वैयक्तिक प्रेम भी है और समष्टि बोध भी है, दोनों चीजें। वैयक्तिक प्रेम की उपेक्षा नहीं करते हैं। हो सकता है प्रसाद भी कवि है, मनुष्य कवि है, तो क्या मनुष्य से नहीं होगा वो प्रेम? हो गया होगा किसी से। और प्रसाद के जमाने में प्रेम करना कितना मुश्किल काम था, और वो उस प्रेम को तो पूरा होना नहीं था, क्योंकि जाति का बंधन है, धर्म का बंधन है, प्रांतीयता का बंधन है, तमाम तरह के समस्याएं हैं। बंधन, छायावादी काव्य बंधनों को तोड़ने वाला काव्य।
छायावाद के बारे में कोई कहा जाए कि भाई छायावादी काव्य के बारे में बताओ क्या है, छायावाद क्या क्या है। छायावाद एक एंटी फ्यूडल मूवमेंट है, एक सामंतवाद विरोधी आंदोलन है। सामंतवाद मतलब सामंतवाद में बहुत सारे जो जाति को लेकर, धर्म को लेकर के, स्थानीयता को लेकर के, कुमंडुकताओं से जो भरा हुआ समाज है। तो कहते हैं कि प्रतिमा में सजीवता सी बस गई सुछवि आंखों में, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। तो ये निजी प्रेम का भी मामला है, पर यह है कि इस प्रेम को प्रसाद मैंने बताया बार बार कि आंसू में उदात्तीकरण करते हैं, उसको विश्व प्रेम तक ले जाते हैं। वो आगे देखेंगे आप। माना कि अब एक और यहाँ दर्शन उपस्थित करते हैं कि सौंदर्य छायावादी काव्य में एक प्रश्न रहा है और हर एक ने ये प्रश्न उठाया है कि सौंदर्य कहाँ है। सौंदर्य रूप में है या भाव में है। आज के जमाने में सौंदर्य की जो धारणा है वो सीमित होकर के रूप में केंद्रित हो गई है। रूप सौंदर्य की महत्ता बढ़ गई है, भाव सौंदर्य की महत्ता घट गई है। बाहर बहुत सौंदर्य है, भीतर बहुत कुरूपता है। भाव जगत ऊंचा नहीं है, पर बाहर रूप बहुत तरह तरह का आकर्षक, मतलब बहुरूपिया होता जा रहा है आदमी। आप देखिए तरह से देखे तो आज के जमाने में आदमी बहुरूपिया होता जा रहा है। तो ये कह रहे हैं माना कि रूप सीमा है, माना कि रूप सीमा है, सुंदर तब नव यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। ठीक है, रूप सीमा है, पर उस रूप से हमारा मन आकर्षित हुआ और हमारे निस्सीम गगन में वह रूप समा गया है। यहाँ निजी प्रेम की बात कर रहे हैं प्रसाद। उसके आगे कह रहे हैं कि मादकता से आए। फिर क्या हुआ? हिंदी भाषी समाज में प्रेम का एक ही हस्र होता है और उसके बारे में बताया है। मन आमतौर पर 5% 10% मामला अलग हो सकता है, लेकिन 90% मामला यही होता है जो भी बताया है प्रसाद ने कि मादकता से आए तुम, मादकता से आए तुम, संज्ञा से चले गए थे। मैंने जब आए थे तो कितना एक तरह का एक नशा था। एक नशा का मतलब यहाँ डूबना, डूब जाना, उसमें सौंदर्य में, प्रेम में डूब जाना। लेकिन जल्दी ही तुम चेतना जब हुई तो लगा कि तुम कहाँ हो, चले गए। मादकता से आए तुम, संज्ञा से चले गए थे। निष्ठुर यह क्या छिप जाना, मेरा भी कोई होगा, प्रत्याशा विरह निशा की, हम होंगे और दुख होगा। एक ऋषि कवि है, ऋषि कवि का नाम है यक्तुसेंकु। बताया प्रेम क्या है? बताया कि प्रेम अकेले होने का ही एक तरीका है, प्रेम अकेले होने का ही एक ढंग है। तो निष्ठुर क्या यह छिप जाना, मेरा भी कोई होगा, प्रत्याशा विरह मिलन की, हम होंगे और एक दुख होगा। अब यहाँ तक देखिए कि प्रेम होता है तो दुख होता है। अब ये कवि के सामने चुनौती है कि अब इस दुख का क्या करें। वो दुख तो जीवन में है, वो यथार्थ है, तो हर एक को कभी न कभी होना है या हमेशा ही होना है। क्या करें इस दुख का? नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया। अब देखिए जो एक लहर में भी नाविक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे उस निर्जन की छाया में। कहा है, पढ़ा है ना लहर, ले चल मुझे। नाविक वहां भी, ये नाविक क्या है? ये नाविक कवि का इतिहास बोध है, इतिहास बोध है। वो नाविक कवि की चेतना को खे करके, अपनी उसकी चेतना की नाव को खे करके कहां ला दिया तुमने? इस सूखे तट पर ला दिया, जहां सूखा ही सूखा है, जहां कोई स्निग्धता नहीं है, मधुरता नहीं है, जहां शून्यता है। कहानी में भी मनु
चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। वो चेतना हट, कभी आदमी इतना मन नहीं चाहिए, चेतना सोचना ही नहीं चाहते हैं कुछ। इस यांत्रिक जीवन में क्या ऐसी थी कोई क्षमता, जगती थी ज्योति भरी सी, तेरी सजीवता ममता। अब फिर लौटते हैं कि भाई दुख है, निराशा है, जीवन में सूखापन है, यांत्रिकता है, पर क्या है कि इसके बीच भी जब प्रेम बचा होता है किसी न किसी रूप में, तो वहां अब कभी सामंजस्य पे जाता है कि मानव जीवन वेदी पर, मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन, दुख सुख दोनों नाचेंगे, है खेल आंख का मन का। यहाँ ये कहते हैं कि जहां विरह और मिलन दोनों हो, जहां सुख दुख दोनों नृत्य करें। पंत की कविता है ना, जग पीड़ित रे अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जीवन बट जाए दुख सुख से और सुख दुख से। अब प्रसादी दिशा में जाते हैं आंसू में, जहां वो चाहते हैं कि दुख और सुख के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाए। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वो हंसी और यह आंसू, तो सामंजस्य की कभी बताया ना, विरुद्धों के बीच सामंजस्य। हंसी और आंसू में क्या मेल है? ये दोनों विरुद्ध है ना, हंसी और आंसू एक दूसरे के विरुद्ध है। लेकिन यहाँ कवि की आकांक्षा क्या है? कवि कहता है कि वह हंसी और यह आंसू घुलने दे, मिल जाने दे, मतलब दोनों में सामंजस्य हो जाने दो। बरसात नहीं होने दे, कलियों को खिल जाने दे। दुख सुख मिलकर के ही एक अनोखे जीवन का, अनोखे जीवन की सृष्टि कर सकते हैं। वह मेरे प्रेम विहसते जागो मेरे मधुबन में, फिर मधुर भावनाओं का कदरा होगा। अब आशा करने लगती है, आशा पैदा हो कि फिर हंसी और खुशी मिल जाए, दुख और सुख मिल जाए, संसार के लोग एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाए, दुख भी बटे और सुख भी बटे, ये कामना करने लगते हैं। और फिर अंत में जाकर के जो वो ये कहते हैं कि जो अंत में जाते हैं कि सबका निचोड़ लेकर तुम, जो आंसू की का जहाँ अंत होता है और जहाँ मेरा व्याख्यान में भी अंत होने जा रहा है, तो क्या आंसू के आखिरी मुक्तक में पहुंच चुके हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम, बरसों प्रभात हिमकण सा, आंसू लोगों के लिए छायावाद एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप लोगों ने सुना, आप बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लंबा हो गया नीचे समय काफी आज कम है। आप लोगों को कोई प्रश्न करना हो सर से? लेकिन हम एक बात इस विषय से अलग मैं कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पुस्तकालय। और ये पुस्तकालय हमारा देखिए किस तरह से 6-7 घंटे के लिए खुला रहता है, रोज खुलता है 11 बजे से। तो आप सभी यहाँ सदस्य हो सकते हैं या आप इसे पढ़ाई भी कर सकते हैं। यहाँ की रीडिंग रूम है और लाइब्रेरी भी है। इसके साथ ही मैं विद्यासागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय जसवाल सर से अनुरोध करूँगा कि वो आए आगे से तो शब्द है। और धन्यवाद। नीचे चलो, नीचे चलो। चाय कहाँ है? चाय के चक्कर में मत पड़ो यार। चल मिसेस खाली हुई कि नहीं? हाँ, वो फोन किया उन्होंने। क्या बोले? चलिए फोन करके पूछ लो। हाँ, ये दवाने से ये बक्ष स्थल है, ये बक्ष दोनों। क्या बात! ये दवाइएगा तो सिकुड़ेगा, ये दवाई खुलेगा। ये दवाई बाएं वाला खुल जाएगा, खुल गया। आज
आप ऊपर जाओगे, पहले फ़ोन कर लो, अगर है तो निकल लो। मैं जाऊंगा प्रोग्राम है EZCC में वो कहाँ है? साल्ट लेक में। वो वो लेंगे बाइक। बाइक बुक कर रहा हूँ। हाँ बाइक बुक। तो चली गई, तो चली गई। गुस्सा होकर चलेंगे ना। उठा रही मतलब चली गई। हम्म, चली गई है, हम्म, चली गई। ठीक, सॉल्ट लेक तो मैं नहीं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं। आप बाइक का आने दीजिए, आने दीजिए। आ गई क्या? क्या? ये बाइक है, हम्म, मुझे लगा ये वाली। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।